हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 जो है हमारा कंडीशंस के बारे में बात करता है। तो थोड़ा सा हम लोग अभी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हम लोग आज बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर क्या बात की गई है, मैरिज के बारे में बात की गई है। ठीक है, बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगी। मैरिज आप लोगों को पता है कि मैरिज किस तरह से होती है। अब आज की क्लास में मेनली हम लोग समझेंगे कि मैरिज करने के लिए क्या क्या कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 तरह की कंडीशंस बताई गई हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता भी है एग्जाम में। तो 5 कंडीशंस। तो सबसे पहले लिख लो कि सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 हमारा बात करता है मैरिज की कंडीशंस के बारे में। अब सेक्शन नंबर 5 के अंदर 5 कंडीशंस बता रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या बात करता है, सबसे पहला हमारा बात करता है क्या, एज। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या बात करता है, एज के बारे में बात करता है। आप लोग समझते हैं कि 18 साल जो है, 18 ईयर्स हमारी गर्ल्स के लिए एज है मैरिज की और 21 साल हमारी एज है बॉयज के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई पहली कंडीशन जो कि बहुत इजी है कि सबसे पहले क्या कहा गया कि अगर एक लड़का और लड़की की मैरिज करवानी है, वो हिंदू हैं, तो अगर उनकी मैरिज करवानी है तो उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल लड़के की और 21 साल लड़के की होनी चाहिए। और दूसरा हमारा बात करता है मोनोगैमी के बारे में। ठीक है, अब मोनोगैमी का मतलब पता क्या होता है कि जिस टाइम पर लड़का और लड़की की मैरिज हो रही है उस टाइम पर वो क्या ना हो, वो ऑलरेडी उनकी मैरिज ना हो, मतलब उनका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भी लिख लो कि क्या नहीं होना चाहिए, उनका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, मतलब उनका हस्बैंड या जो वाइफ है वो जिंदा नहीं होनी चाहिए अगर वो मैरिज कर रहे हैं तो, मतलब कि वो ऑलरेडी मैरिड ना हो। तो ये हमारी है दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन हमारी क्या बात करती है, साउंड माइंड के बारे में बात करती है। ठीक है, सारे बच्चे समझते हैं साउंड माइंड का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन है वो बिल्कुल कैपेबल होना चाहिए हर एक चीज को समझने के लिए। एंड दूसरी चीज ये है कि अगर इंसान साउंड माइंड नहीं है, मैरिज में जो भी सेरेमनीज हो रही है, मैरिज जो भी हो रही है, अगर वहां पर वो इंसान उसे समझने के लिए कैपेबल नहीं है तो मैरिज को वैलिड मैरिज नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस हैं, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हमारा बात करता है एज के बारे में, दूसरा बात करता है मोनोगैमी कि आपका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। लेकिन इसके बाद हमारी 2 कंडीशंस आती हैं, एक है स्पिंडा रिलेशनशिप और एक है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो इसमें मतलब क्या है, प्रोहिबिटेड सबसे पहले समझेंगे। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है कि एक लड़का और लड़की आपस में क्या ना हो, प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में ना हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रदर सिस्टर। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि हिंदू के अंदर जो लोग हिंदू हैं वो अपने क्या नहीं करते, मैरिज नहीं करते हैं भाई बहन के साथ, अपने कजन्स के साथ, या फिर उनके आसपास जितने भी उनके रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उसमें वो शादी नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके सारे रिलेशंस बताए गए हैं, जैसे कि जो एक लड़का है वो अपनी सिस्टर के साथ शादी नहीं करेगा, अपनी मदर के साथ नहीं करेगा, आंट के साथ नहीं करेगा। तो इन सारे रिलेशंस को क्या है, बहुत अच्छे से हमारे बेयर एक्ट में भी डिफाइन किया गया है और मैंने नोट्स में भी बहुत अच्छे से लिखा है। ठीक है, आप समझते हैं स्पिंडा रिलेशनशिप। स्पिंडा रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि स्पिंडा जो वर्ड है वो निकल कर आया है पिंड वर्ड से। अब आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी इंसान जो है उसकी मैरिज नहीं की जाती है उसके ही पिंड में, मतलब जो उसका गांव होता है या पिंड होता है वहां पर उसकी मैरिज नहीं होती, मतलब लड़का और लड़की सेम पिंड के नहीं होने चाहिए, सेम विलेज के नहीं होने चाहिए, ऐसा आपने सुना होगा है ना, और हमारे यहाँ पर भी ऐसा होता है। तो यही वर्ड वहां से निकल कर आया है स्पिंडा रिलेशनशिप। स्पिंडा रिलेशनशिप का मतलब है कि आपका जो क्या है, जो भी आपके नियर रिलेशंस हैं आप वहां पर शादी नहीं कर सकते हो। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, आप समझना ध्यान से। तो 3 चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले है मोनोगैमी कि आपका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए मैरिज के टाइम पर। दूसरा है सैनिटी, मतलब कि साउंड माइंड होना चाहिए, इनसेन पर्सन नहीं होना चाहिए। और तीसरा हमारा बात करता है एज ऑफ पार्टीज के बारे में
कि पार्टीज की एज आप लोगों को पता है, लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल होनी चाहिए। अब इससे थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। अब फोर्थ हमारा है प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए पर्सन है, ए के जो फादर हैं और उसकी मदर है, इसका उसके साथ रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? असेंडेंट रिलेशन है। ठीक है, आपके बेयर एक्ट में लिखा होगा असेंडेंट और डिसेंडेंट। तो असेंडेंट का मतलब क्या है? ये जो ऊपर वाली जनरेशन है। ठीक है, अब ये नीचे वाली जनरेशन, ए का क्या है? बेटा, बेटे की वाइफ, तो इसके साथ कैसा रिलेशन है उसका? उसका डिसेंडेंट वाला रिलेशन है। ठीक है, तो क्या है इसमें आपके बेयर एक्ट में दो वर्ड्स लिखे हैं, एक है असेंडेंट और दूसरा है डिसेंडेंट। तो असेंडेंट वर्ड जो है वो ऊपर वाली जनरेशन को डिनोट करता है, ऊपर वाली जनरेशन के बारे में बात करता है कि अगर कहीं पे लिखा आ जाए असेंडेंट, है ना, तो असेंडेंट का मतलब कि ऊपर वाली जनरेशन है ना। अब अगर आ जाए डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का मतलब नीचे वाली जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे उसका बेटा हो गया, उसकी बहू हो गई, उसका क्या बोलते हैं, उसका जो हमारा है बेटे का बेटा हो गया, है ना, ग्रेट ग्रैंडसन हो गया, तो उसके बारे में बात करते हैं डिसेंडेंट में। अब ध्यान से समझना, इसमें कहा गया कि प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में क्या क्या आएगा। इसमें कहा गया कि जो ए पर्सन है, ए पर्सन अपने ऊपर वाली जनरेशन से भी शादी नहीं कर सकता और नीचे वाली जनरेशन से भी शादी नहीं कर सकता। फिर इसमें कहा गया फुल ब्लड। फुल ब्लड का मतलब होता है जिसमें फादर और मदर सेम रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि यहाँ पर एक है ए पर्सन और इसकी वाइफ है बी। ध्यान से देख लेना, यहाँ पर है ए पर्सन और यहाँ पर है बी पर्सन, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इनका पहला बेटा है सन 1 और इसका दूसरा जो इसकी दूसरा मतलब जो बच्चा है वो क्या है, इसकी बेटी है, वो है डॉटर 1। तो इसमें कहा गया कि जिन बच्चों की फादर और मदर सेम है वो मैरिज नहीं कर सकते, मतलब इसके फादर और मदर इन दोनों की क्या है, सेम है, तो ये मैरिज नहीं कर सकते। इसे कहा जाता है फुल ब्लड। और अब है हाफ ब्लड। हाफ ब्लड कहा जाता है कि जिसमें फादर तो सेम रहते हैं लेकिन मदर डिफरेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ध्यान से एग्जाम्पल समझ लेना कि चलो इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पर ए पर्सन है और बी पर्सन है। अब ए पर्सन क्या करता है, ये इसका क्या है, फादर, ठीक है, और ये क्या है, इसकी मदर है। लेकिन अब क्या होता है कि इनसे एक बच्चा है सन 1, लेकिन अब क्या हुआ, इसकी डेथ हो जाती है और इसका फादर क्या है, किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है जिसका नाम क्या है, सी। अब ये सी इसकी क्या है, सेकंड मदर है। तो ए और सी का एक बच्चा होता है, वो है डॉटर 1। तो यहाँ पर कहा गया है कि चाहे वो क्या है, इसका स्टेप मदर है ना, या फिर इसका जो क्या है स्टेप ब्रदर और सिस्टर है, तो ये उससे भी शादी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या है, फादर तो सेम है लेकिन मदर डिफरेंट है। और यूट्रिन ब्लड में जो हमारी क्या है, मदर सेम होगी और फादर डिफरेंट हो जाएंगे। तो कहा गया कि इस तरह से भी आप क्या नहीं कर सकते, मैरिज नहीं कर सकते। मतलब कि फुल ब्लड में, हाफ ब्लड में और यूट्रिन ब्लड में आप मैरिज नहीं कर सकते। सबको बात समझ आ गई होगी। अब आगे समझो लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट और एडॉप्शन। कहा गया कि ऐसा कोई रिलेशन जो कि लेजिटिमेट से, लेजिटिमेट मतलब जायज, इलेजिटिमेट का मतलब नाजायज, एडॉप्शन का मतलब किसी को अडॉप्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल कि ए पर्सन ने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया तो वो तो एडॉप्शन में आ गया। क्या वो वहां के जो हमारे रिश्तेदार होंगे या आस पड़ोस में जो भी उसके रिलेटिव्स होंगे, क्या वो वहां पर शादी कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। तो इसमें कहा गया है कि पहला पॉइंट क्या है, असेंडेंट और डिसेंडेंट में शादी नहीं कर सकते, फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्रिन ब्लड में भी शादी नहीं कर सकते। फिर कहा गया कि ऐसा कोई रिलेशन जो कि लेजिटिमेट है, जायज रिलेशन है, वहां पर भी मैरिज नहीं कर सकते। इलेजिटिमेट रिलेशन है, इलेजिटिमेट का मतलब नाजायज रिलेशन है, वहां पर भी शादी नहीं कर सकते। और एडॉप्शन का रिलेशन है फादर मदर में, ठीक है, फादर और उसके बच्चे में एडॉप्शन का रिलेशन है, तो फादर के रिलेटेड जितने भी रिलेशंस होंगे वो वहां पर मैरिज नहीं कर सकता। बट देयर आर वन एक्सेप्शन। कहा गया है कि अगर आपका कस्टम और यूसेजेस अलाउ करता है तो आप कर सकते हो। मतलब आपका ऐसा कस्टम है, ऐसी रीति रिवाज है जहां पर आपको अलाउ किया गया है कि आप मैरिज कर सकते हो, वहां पर आप अपने आस पड़ोस में या इन रिलेशंस में मैरिज कर सकते हो। तो इसे नोट डाउन कर लेना और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ रिलेशंस को बताया है।
जैसे कि मेल की तरफ से, है ना, कि एक जो लड़का है, एक जो मेल पर्सन है, वो किससे मैरिज नहीं कर सकता, तो ध्यान से देखना, फीमेल असेंडेंट लाइन, ठीक है, फीमेल असेंडेंट लाइन। असेंडेंट मैंने क्या बताया, ऊपर वाली जनरेशन, मदर, ग्रैंड मदर, इनसे वो मैरिज नहीं कर सकता, या इनसे रिलेटेड कोई भी रिलेशन है वो उससे मैरिज नहीं कर सकता, ठीक है। अब वाइफ ऑफ असेंडेंट लाइन, मतलब कि असेंडेंट में ऊपर वाली जनरेशन में, फॉर एग्जाम्पल इसके फादर, फादर की वाइफ के साथ मैरिज नहीं कर सकता, ग्रैंड फादर की वाइफ के साथ मैरिज नहीं कर सकता, और फिर कहा गया वाइफ ऑफ अ ब्रदर, ब्रदर की वाइफ के साथ भी मैरिज नहीं कर सकता, वाइफ ऑफ डिसेंडेंट लाइन, डिसेंडेंट का मतलब नीचे वाली जनरेशन, कि वो ए पर्सन है, ए पर्सन का जो बेटा है वो अपने बेटे की जो वाइफ है उसके साथ मैरिज नहीं कर सकता, उसकी बेटी के साथ मैरिज नहीं कर सकता, अपनी सिस्टर के साथ मैरिज नहीं कर सकता, ब्रदर की डॉटर, भाई की बेटी के साथ मैरिज नहीं कर सकता, मदर की सिस्टर के साथ, मतलब जो उसकी मासी है उसके साथ शादी नहीं कर सकता, और सिस्टर्स डॉटर के साथ मैरिज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा कि यहाँ पे असेंडेंट का मतलब क्या है और डिसेंडेंट का मतलब क्या है। तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको याद रखना है कि असेंडेंट का मतलब क्या है, ऊपर वाली जनरेशन, और डिसेंडेंट का मतलब क्या है, नीचे वाली जनरेशन। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जो हमारे बेयर एक्ट में लिखे हैं। और फीमेल, ये तो जस्ट मैंने आपको मेल का बताया, तो अगर फीमेल होगी तो जो फीमेल है वो अपने ब्रदर के साथ नहीं कर सकती, ठीक है। हस्बैंड ऑफ अ ब्रदर, मतलब जो उसका हस्बैंड है, वाइफ उसकी जो बहन है उसके साथ मैरिज नहीं कर सकती। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशंस वहां पर लिखे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए, और आपको अगर एग्जाम है एलएलबी का तो आपको उसमें ये सारे रिलेशंस लिख कर आने हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पिंडा रिलेशनशिप। तो स्पिंडा रिलेशनशिप का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आप क्या है, आप आसपास के जो रिलेटिव्स हैं, आसपास जो आपके रिश्तेदार हैं या आपके कजन्स हैं, भाई बहन हैं, या कोई भी रिलेशन में आप मैरिज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के बताती हूँ, फिर आप लोग समझ। अभी अगर हम लोग बात करें कि जो स्पिंडा रिलेशनशिप है वहां पर वो किस किस से मैरिज नहीं कर सकता, तो बहुत सिंपल है कि बहुत सिंपल बात है, जो जैसे हमने प्रोहिबिटेड में पढ़ा था वैसे ही स्पिंडा रिलेशनशिप है। मैंने क्या कहा था कि भाई वो अपने असेंडेंट और डिसेंडेंट से शादी नहीं कर सकता, तो यहाँ पर डिसेंडेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ असेंडेंट के बारे में बात हो रही है, ऊपर वाली जनरेशन के बारे में बात हो रही है। और दूसरी चीज मैंने पढ़ाई थी कि हाफ ब्लड, फुल ब्लड और यूट्राइन ब्लड में आप मैरिज नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने क्या कहा था, फुल ब्लड में फादर और मदर सेम होते हैं, हाफ ब्लड में जो है हमारे फादर सेम रहते हैं, और इसमें हमारा जो मदर है वो सेम रहेगी। फिर मैंने आपको बताया था कि लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, एडॉप्शन का जो रिलेशन है वहां पर आप मैरिज नहीं कर सकते। अब इसके बाद एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप किसके साथ और मैरिज नहीं कर सकते, आप लोगों को ये फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से समझ लेना। अब इसमें क्या करना है, ये है, ये एक्स नहीं, चलो ए पर्सन, ये क्या ए पर्सन है। अब ए पर्सन का कैसे शादी नहीं कर सकता है, किसके साथ नहीं कर सकता, तो समझो यहां पर ये है इसकी मदर, इसकी मदर, ठीक है। तो ऐसे जनरेशन ऊपर ऊपर तक जा रही है। तो यहां पर कहा कि मदर की साइड से, मदर की साइड से 3 जनरेशन्स तक मैरिज नहीं कर सकता। और यहां पर है फादर, फादर की साइड से 5 जनरेशन तक वो मैरिज नहीं कर सकता है। तो ये है ए पर्सन, ए क्या है, फर्स्ट जनरेशन, ये ए की मदर, ये सेकंड जनरेशन, और ये थर्ड जनरेशन, तो वो यहां तक मैरिज नहीं कर सकता। फिर है फादर, फादर ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन, इसके फादर क्या है, सेकंड, फादर के फादर थर्ड जनरेशन हो गए। फिर आ गए इसके, इस तरह से लिखना है, फोर्थ, और फिर आ गए फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। तो यहां पर जो ये है, ये यहां पर 5 जनरेशन तक मैरिज नहीं कर सकता, और यहां पर मदर वाली साइड से 3 जनरेशन तक मैरिज नहीं कर सकता। तो जो कि मैं वो तो मैं बता चुकी, असेंडेंट में नहीं करेगा, डिसेंडेंट में नहीं करेगा, फुल ब्लड हाफ ब्लड में नहीं करेगा, लेकिन इस तरह से भी वो मैरिज नहीं कर सकता। तो स्पिंडा रिलेशनशिप में यही बताया है कि एक पर्सन है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो क्या नहीं कर सकती, मदर की 3 जनरेशन तक शादी नहीं कर सकती, और वो खुद काउंट होगा,
ठीक है, ये काफी कंफ्यूजन रहती है कि हम लोग जो काउंटिंग करें यहां से करेंगे या यहां से करेंगे। तो आप लोगों को जो काउंटिंग करनी है वो यहां से करनी है। ये फर्स्ट जनरेशन है, वो खुद एक फर्स्ट जनरेशन है, उसके फादर और मदर सेकंड जनरेशन है, फिर इसके बाद सेकंड के बाद थर्ड, यहाँ पर फादर में क्या आ जाएगा, पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस तरह से 5 जनरेशन तक फादर और 3 जनरेशन तक मदर वो मैरिज नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा तो बाकी सब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, बस एक लास्ट पॉइंट है हमारा कि आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो किस तरह से लिखोगे, तो ऐसे ही लिखना है कि भाई 3 जनरेशन इन द लाइन ऑफ असेंडेंट। असेंडेंट का मतलब ऊपर वाली जनरेशन, मैं बार बार बता रही हूँ, 3 जनरेशन इन द लाइन ऑफ असेंडेंट थ्रू मदर, मदर की 3 जनरेशन तक, एंड 5 जनरेशन इन द लाइन ऑफ असेंडेंट थ्रू फादर, फादर की 5 जनरेशन तक आप मैरिज नहीं कर सकते। एंड ये बहुत हमारा अच्छा खासा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड